वेस्ट इंडीज की डे 2 में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। न्यूजीलैंड ने 575 रन पे टीम डिक्लेयर कर दी। ब्रैडन किंग की शानदार 50 स्कोर। रविंद्रा ने 72 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े। वेस्ट इंडीज का फर्स्ट इनिंग में शानदार आगाज, 110 पे कोई भी आउट नहीं। विलियमसन एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान डे 2 का आगाज। न्यूजीलैंड के कॉनवे 200 प्लस स्कोर बनाकर यादगार इनिंग खेली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, इसी तरह आप अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा तो इंशाल्लाह हम जरूर आगे बढ़ेंगे। कोशिश होती है कि आपके सामने एक अच्छी और ऑथेंटिक वीडियो लेकर आएं ताकि आप उसको मुकम्मल वॉच कर सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान थर्ड टेस्ट मैच का आगाज है बाय ओवल क्रिकेट स्टेडियम में, और उसके हवाले से हम आपको आज बताएंगे डे 2 के हवाले से। और यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँ तो डे 1 के इख्तिताम पे एक ह्यूज कहने की पोजीशन थी न्यूजीलैंड की। 334 रन और जस्ट 1 ही खिलाड़ी पवेलियन गया। अगर इनके कैप्टन की बात करूं तो वो 137 के साथ पवेलियन लौटे। उसके बाद नॉट आउट थे कन्वे जो 178 200 के करीब है, और साथ में 9 रन पे जॉकब डफी। तो इन्होंने आके इनिंग का आगाज किया, और जैसा कि जॉकब डफी बॉलर हैं तो उसका टोटली पता था कि वो एक लॉन्ग बारी नहीं खेल सकेंगे। वो अपनी इनिंग में जस्ट 17 रन का ही इजाफा कर सके, और 350 पे सेकंड खिलाड़ी पवेलियन गए और ये जॉर्डन सेल का शिकार हुए। उसके बाद इनकी टीम काफी तेज खेलती हुई मुझे दिखाई दी, क्योंकि स्कोर बोर्ड की मैं बात करूं तो ऑलरेडी 350 स्कोर इनका हो चुका था। तो यहाँ पे इनका यही माइंड था कि हम तेज खेलें और 500-600 रन बनाकर इनको बारी दें। तो इसी वजह से इनकी विकेटें भी वक्फे से गिरती रही। यहाँ पे मैं बात करूं केन विलियमसन और साथ में कन्वे, तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और 69 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी। और एक बार फिर मुझे विलियमसन कुछ ज्यादा लॉन्ग बारी खेलने में कहने के पेश नजर नहीं आए। यहाँ पे उन्होंने 31 रन ही बनाए और थर्ड शिकार हुए वेस्ट इंडीज के बॉलर जस्टिन ग्रेव्स का। यूं 490 पे कहने के न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद रविंद्रा और कन्वे के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, और इन दोनों ने इतनी ज्यादा लॉन्ग पार्टनरशिप ना दी, जस्ट 30 रन का ही इजाफा हुआ। यहाँ पे शानदार डबल 100 स्कोर किया। कन्वे ने 227 रन बनाए और अपनी टीम के लिए यादगार इनिंग खेली। और यहाँ पे 432 पे 4 शिकार कन्वे हुए जो जस्टिन ग्रेव्स का सेकंड शिकार बने, और अच्छी पोजीशन थी न्यूजीलैंड की। उसके बाद डैरेन मिचेल की मैं बात करूं, डैरेन मिचेल और रविंद्रा दोनों ही क्रीज पे मौजूद थे, और इन दोनों के दरमियान भी एक लंबी बारी ना खेल सके। और यहाँ पे डैरेन मिचेल 11 रन बनाकर पवेलियन गया और रोस्टन चेज का ये शिकार हुए। 455 पे न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद टॉम बोलेंडर जो कि 4 रन का ही इजाफा कर सके, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर है, और ये भी नाकाम दिखाई दिए। और जॉर्डन सेल का ये शिकार हुए। ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में मिचेल है ठीक था, जिन्हें सेकंड टेस्ट में एक चांस मिला, लेकिन वहां पे भी वो 50 स्कोर करके, तो इनको भी लंबी बारी खेलनी होगी तभी ये जगह बना सकेंगे। अदरवाइज मिचेल हे जो है वो अपनी जगह कंफर्म करते दिखाई देते हैं। और ये 6 शिकार थे वेस्ट इंडीज के। 461 पे न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और रविंद्रा के दरमियान एक बार फिर ह्यूज पार्टनर देखने को मिली, और रविंद्रा भी बड़े अरसे बाद दोबारा 50 स्कोर करने में कामयाब हुआ। अगर मैं बात करूं ग्लेन फिलिप्स की तो वो 29 रन बना सके, और ये
फिल्प्स का शिकार हुए। यूं 522 रन के साथ सातवां खिलाड़ी न्यूजीलैंड का पवेलियन गया। और उसके बाद जकरिया फोर्ब्स की बात करूं तो वो 1 रन का ही इजाफा कर सके। 536 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये भी सेकंड शिकार एंड्रे फिल्प्स का हुए। उसके बाद रविंद्रा की बात करूं 72 रन के साथ नॉट आउट रहे। साथ में इनके इजाज पटेल जो कि स्पिन बॉलर हैं वो भी 30 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद हैं। तो इन्होंने टीम को डिक्लेयर कर दिया 575 रन पे और 8 विकेट के नुकसान पे। यूं वेस्ट इंडीज को एक ह्यूज टारगेट मिला फर्स्ट इनिंग का, क्या वो अचीव कर पाएंगे या नहीं ये भी देखना होगा। अगर ओवर की मैं बात करूं तो इन्होंने 155 ओवर खेले न्यूजीलैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग में। और वेस्ट इंडीज की जानिब से एक्स्ट्रा की बात करूं तो 16 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर जॉर्डन सेल 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद एंड्रे फिल्प्स 2 और जस्टिन ग्रेस जी 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद रोस्टन चेज और कामा रोच एक खिलाड़ी को पवेलियन भेज सके। तो न्यूजीलैंड की जानिब से ओपनिंग और रविंद्रा की जानिब से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली। और बाकी जैसे ये एक्सेप्ट किया जा रहा था कि ये तेज खेलेंगे अपनी विकेटें गवाएंगे, तो हुआ भी कुछ इसी तरह, कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। उसके बाद 575 रन के ताकत में वेस्ट इंडीज ने अपनी इनिंग का आगाज किया और जरहाना इनिंग का आगाज किया। बैटिंग विकेट थी और बड़े ही संभल के दोनों प्लेयर खेले। और अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने 23 ओवर खेले डे 2 में और 110 पे इनका कोई आउट नहीं है। अगर मैं बात करूं ब्रैडन किंग की तो 55 रन शानदार 50 स्कोर करके वो नॉट आउट है। साथ में जॉन कैमल की बात करूं 45 रन बनाकर वो भी नॉट आउट है। तो वेस्ट इंडीज की टीम न्यूजीलैंड की तरह ये भी लॉन्ग बारी कर सकती है। अगर करने में कामयाब हुई तो मुझे ये मैच कुछ ड्रॉ होते नजर आएगा, क्योंकि अगर अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जैसे जॉकर डफी, जकरिया फोर्ब्स, इजाज पटेल और मिचेल रॉय, अगर इन्होंने विकेट ले ली अर्ली में तो फिर वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल हो जाएगा ये टेस्ट बचाना। लेकिन अभी अगर डे 3 की मैं बात करूं तो इनका 110 पे कोई आउट नहीं है और अच्छी कहने के पार्टनरशिप लगी ओपनिंग स्टैंड जिस तरह न्यूजीलैंड ने लगाई। तो ये अब रिजल्ट जाएगा डे 3 में कि वहां पे क्या परफॉर्म होते हैं। तो मैं डे 2 की बात करूं तो डे 2 का भी पड़ला दोनों टीमों के बराबर रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के भी अर्ली प्लेयर आउट हुए। और अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करूं तो 110 पे उनका भी कोई आउट नहीं है। तो अब गेम जो है वो डे 3 में जाएगी कि किसका पड़ला भारी होता है, तो ये देखना होगा डे 3 में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।